यहाँ पर बहुत अंधेरा है। मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। बहुत उजाले में है। मेरी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली अनन्या नाम की एक लड़की हर साल का एक नियम बांध कर रखी थी कि जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी वह नानी के गांव ज़रूर जाया करती थी। नानी कहाँ रहती थी? उत्तर प्रदेश में ही देवरिया नाम का एक शहर है। उस शहर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। उन्हीं में से एक गांव नानी जी का भी था। तो जब कभी भी ये जाएगी गर्मियों की छुट्टी में तो नानी गांव में बहुत एंजॉय करेगी, जैसे कि सब लोग करते हैं। एकदम बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज वहाँ से बटोरेगी और फिर अपने गोरखपुर लौट जाएगी और अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करेगी, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएगी। हर साल की तरह अभी से लगभग 3 साल पहले सन 2023 में भी वो ऐसी गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए नानी के गाँव जाती है। इस बार कोई कजन्स नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ नानी लोग हैं, मामा लोग हैं। ठीक है, ये वहाँ पर गई, घूमी फिरी और एक दिन की बात है, शाम का समय हो रहा था। गांव में ऐसी लाइट चली जाती है ना, तो लाइट चली गई थी। काफ़ी गर्मी लग रही थी। सब लोगों ने डिसाइड किए कि चलो छत में चल के बैठेंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे। तो ये नानी के सामने बैठी, मामा का लड़का भी था, उनके भी बच्चे हैं, मामा का परिवार है, गांव पड़ोस के भी थोड़े बच्चे हैं ना, सेम उम्र के। नानी के सामने बैठे और बोलने लगे कि नानी नानी नानी, कुछ हमको बताओ, कुछ ऐसा किस्सा सुनाओ जिसे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकते। नानी सोचने लगी, जिंदगी में कभी नहीं भुला सकती। इतने में अनन्या बोल पड़ी, अरे नानी ऐसा कुछ बताओ जो बहुत डरावना हो, कुछ भूतिया हो। पुराने लोगों के साथ तो बहुत सारे कांड हुए रहते हैं ना, आपके साथ भी जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तब जाकर नानी को कुछ ऐसा याद आया कि नानी की लिटरली बोलती बंद हो गई। गर्मी तो उनको पहले से बहुत लग रही थी, लेकिन अभी इतनी गर्मी बढ़ गई कि चेहरे से टिप 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 पसीना ऐसे टपकने लगा कि जैसे मानो इनके मन में एक ज्वालामुखी का भवंडर फट गया हो। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। अनन्या इस चीज को भांप ली और बोली, नानी आप अटक गई हो, कुछ तो ऐसा है जो आपके दिमाग में हिट कर रहा है और आप बोल नहीं पा रही हो। बोलो नानी, कुछ बात है तो। नानी बोलती, एक बात है, काफी साल पहले मेरे मामा थे, कैलाश नाम के। वो अपने परिवार वालों के साथ अच्छा खासा जी रहे थे। परिवार इन द सेंस उनके माता पिता, ये सब लोग। उनकी शादी होती है एक लड़की से। शादी करके वो लड़की उनके घर पर आती है। शुरुआती टाइम तो बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन फिर अचानक से पति पत्नी के बीच में बहुत तूतू मैमे शुरू हो जाती है। लेकिन इस तूतू मैमे को वो लोग एक तरीके से नॉर्मल ही, मतलब घर पे बर्तन है तो आपस में टकराएंगे ना, ये समझ के टाल दे रहे थे। साल दर साल आगे बीतते चले गए और कैलाश जी और उनकी पत्नी को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब देखा जाए तो ये एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन बाहर से दिखने में अंदर से बहुत कमियां थी। बच्चों के होने के बाद से पति पत्नी में और भी ज़्यादा तनाव रहने लगा। दोनों का प्यार एक तरीके से बच्चों की तरफ बढ़ गया और ये दोनों बहुत हर एक छोटी छोटी चीज़ में बहस करने लगे। एक दिन किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई, इतनी बिगड़ गई कि जो कैलाश मामा की पत्नी थी, वो घर के पीछे उनके एक गोडाउन हुआ करता था, उनका कुछ तो भी दुकान उकान का काम था। उस गोडाउन में गई रात के समय, आधी रात में। मामा को पता नहीं चला, कैलाश जी को पता नहीं चला, और वहाँ पर जाकर खुद को खुश कर लिए। अब भाई मामा जी को कुछ पता ही नहीं है, उनको ज़्यादा मतलब ही नहीं होता था पत्नी से, क्योंकि बहुत तू मैं होती थी। अचानक से रात की यही कोई 12:30-1 बजे इनके घर का कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटता है। कैलाश जी घबरा कर दरवाज़ा खोलते तो क्या देखते हैं कि गांव के 3-4 आदमी खड़े हुए हैं। बोलते, क्या हो गया? गांव वाले बताते, अरे आपके पीछे गोडाउन में आपका दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ पर आपकी पत्नी ऐसे ऐसे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। भाई कैलाश जी तो कांटों से खून नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन। जैसे तैसे गिरते पड़ते करके भागे और गोडाउन में पहुंचे तो अपनी पत्नी को देखकर ऐसे स्तब्ध रह गए कि ये क्या कर दी तुमने? बहस किसमें नहीं होती, लड़ाई किसमें नहीं होती है, ऐसा कदम उठाना होता है क्या? उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब क्या था, सारे लोगों को खबर पहुंची, जो भी आसपास रिश्तेदार पड़ोसी लोग रहे होंगे सब आए हैं। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ, 12वीं हुई, 13वीं हुई, अब तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे करके 1 आध महीने बीत गए, सारे रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गई और इस घर में अब केवल बचे फिर से 3 लोग, कैलाश जी, उनका लड़का
और उनकी लड़की। एक दिन की बात है, ये आराम से सो रहे थे, उनके लड़का लड़की उनके पास में उनके बिस्तर में ही सोते थे। उनको ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि उनकी दरवाज़ा, उनका जो घर का दरवाज़ा है, उसके सामने रात के 2 बजे के आसपास कोई औरत चल रही है। बार बार ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है, पैर घसीट घसीट के चल रही है। तो उठे कि ऐसा इतनी रात गए, पैर घसीट के कौन चल रहा है। तो पहले सोचे कि जाकर देखता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाले थे, वो कुंडी पकड़ी थे खोलने के लिए, कि उन्हें घर के बाहर से लिटरली किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई थी। और ये आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी। कैलाश जी ठहर गए। कितने में पीछे से उनकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या हो गया पापा, कौन है बाहर, ऐसे कौन रो रहा है, जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है। तो अब भाई बेटी जाग गई है, शायद बेटा भी जाग जाएगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, बाहर जो भी है उसको हटाना है कि भाई तू क्या चीज़ है। वो समझ गए थे कि ये कोई आत्मा वात्मा है जो घर के दरवाजे के सामने आकर रो रही, क्योंकि पहले के टाइम में गांव के घरों के सामने ऐसे कोई आकर रोएगा नहीं। और कोई चोर वोर होगा तो और बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो तो एकदम दबे पाँव आएगा। फिर कैलाश जी ने हिम्मत बांध के भगवान का नाम लेके जैसे दरवाज़ा खोले, लिटरली बाहर कोई नहीं था। गर्मियों का टाइम था, लेकिन फिर भी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर की तरफ घुसा और कैलाश जी के शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया उस समय। कैलाश जी स्तब्ध थे और तुरंत अपने बच्चों की तरफ देखे कि बच्चे ठीक है कि नहीं। वो समझ गए कि कुछ तो था जो भी छूकर मुझे गुजरा। ठीक है, दरवाज़ा जल्दी जल्दी बंद किया, मनी मन हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी बेटी अपने बेटे की तरफ फूके हैं और फिर वापस से सोने के लिए चले गए। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो अपनी दिनचर्या में लग गए और फिर जैसे तैसे करके वापस से दूसरी रात आई। दूसरी रात को भी ये बड़े संभल संभल कर सोने के लिए गए। लेकिन जैसे ही सोते हैं वैसे ही सपना इन्हें एक दिखाई देता है। सपने में ये अपनी पत्नी को देखते हैं जो इनसे काफ़ी दूरी पर खड़ी हुई है और काफ़ी परेशान दिख रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। सपने में जो रोने की आवाज़ सुनाई दी वो हूबहू जो पिछली रात को क्लियर इन्होंने अपने दरवाजे के सामने सुने थे, वो ही आवाज़ थी, बिल्कुल मैच कर रही थी। ये सपने में अपनी पत्नी को दूर खड़ा रोते हुए देख रहे थे और उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पत्नी दूर होती जा रही। कुछ दिनों तक ये सपना बहुत रिपीट हुआ और 6वें 7वें दिन सपने में जब फिर से पत्नी दिखाई दी है तो ऐसे दिखाई दी कि अभी वो इनके कमरे में ही है। पहले तो कोई अनजान जगह पर दिखती थी और जितना ये नज़दीक जाते थे उतना ही दूर दिखती थी, लेकिन अभी ये इनके कमरे में ही दिखाई दी इस सपने में। और वो भी अपने बेटे के पास। बेटा सो रहा है इनका और उनकी पत्नी सपने में दिख रही है और उसका ऐसा सर सहला रही है। इनको देख के एक ही चीज़ बोलती है कि देखो, मुझे रोकना नहीं, मेरा बेटा यहाँ पर बहुत अकेला पड़ गया है, मैं उसको लेकर जाना चाहती हूँ और लेकर जाऊँगी ही। तो जैसी बोले गुस्से में कि तू ऐसे कैसे लेके जाएगी, तू चली गई है तो अपनी दुनिया में जाना, ऐसे जैसी बोले हैं, तो सपने में इनकी पत्नी का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना हो गया। इतना डरावना कि लिटरली चीख के उठे। पसीना पसीना है इनके दोनों बच्चे। क्या हो गया पापा, आप ठीक तो है ना, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए। कैलाश जी बोले, हाँ मैं ठीक हूँ। बेटे को देखकर बोलते हैं, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना। लड़का बोलता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद बताऊंगा आपको, सब ठीक है। जैसे तैसे करके फिर से सोए। अब 2-3 दिनों तक सेम सपना रिपीट हुआ। 4-5वें दिन इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दुनिया भर के डॉक्टर आए, वैद्य आए, बहुत इलाज चला, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन लड़का यही कोई 20-22 दिन तक जीवित रहा, अपनी सिचुएशन से लड़ता रहा और 23वें दिन उसकी सांसें थम गई। घर पे ऐसे शोक का माहौल पड़ा जैसी कोई लिमिट नहीं थी। कुछ समय पहले कैलाश जी की पत्नी चली गई, फिर ऐसा सपना दिखाई दिया और फिर उनका लड़का चले गया। फिर ऐसा लगा कि कुछ टाइम बाद एक होता है ना कि यार ज़िंदगी है, लाइफ गोज़ ऑन। तो कैलाश जी की भी ज़िंदगी वापस से चलना शुरू हुई, क्योंकि अभी बेटी है, बेटी का मुंह देखना है, उसको पालना है। बेटी को पाल ही रहे थे। लिटरली 1 महीने हुए ही थे बेटे की 13वीं ख़त्म किए हुए कि फिर से इन्हें एक सपना दिखाई दिया। और सपने में इस बार जो पत्नी दिखाई दी है वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, बल्कि इतनी ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही, इतनी ज़्यादा कि आप जितना ज़्यादा डरावना कुछ इमेजिन कर सकते हो ना, कर लो,
उससे तो कम ही करोगे। वो इतनी स्कैरी दिखाई दे रही थी और रोते रोते क्या बोलती है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। बहुत उजाले में मेरी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। कैलाश जी फिर से चीख के उठने लगे कि ये कैसा सपना है। 6-7 दिन तक ऐसे ही आया। कैलाश जी तो पागल से हो गए थे। उनकी बेटी ही तो एक सहारा है, इतनी सी है वो। कल को उसके साथ कुछ हो जाएगा तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद को माफ करे ना करे, कैलाश जी कर भी क्या सकते थे? उनकी क्या गलती थी? कुछ दिनों बाद उनकी बेटी अजीब सा बिहेव करने लगी। उसका बचपन का एक खिलौना था, एक डॉल हुआ करती थी उसके पास, तो ऐसे डॉल को ऐसे लेकर बैठ जाती थी। मेरी बेटी अंधेरे से डरती है क्या? चल मैं तुझे उजाले में ले चलूंगी। कैलाश जी जब अपनी बेटी की मुंह से ये बातें सुनते थे तो उनका कलेजा कांप जाता था, कलेजा फट जाता था अंदर ही अंदर, कांपना क्या, क्योंकि सेम चीज़ तो उनकी पत्नी भी उनसे सपने में कहती थी और वो किसी को बताए नहीं थे, सिर्फ अपने आप में सीमित रखे थे। तो फिर कैसे उनकी बेटी सेम चीज़ यही बोलती थी? वो इतने ज़्यादा डर गए कि अपने घर के कुछ बुजुर्गों को अपने पास बुलाए कि देखो तकलीफ़ हो रही है, बेटे के साथ कुछ हो गया है, बेटी को कुछ ना हो जाए, मुझे डर लगता है, आप लोग साथ में रहो। कैलाश जी की कोई बुआ वगैरह ऐसे कुछ कुछ आई रहने के लिए, उनकी माता जी वगैरह आई, उनकी दादी भी आई रहने के लिए कि कुछ दिन चलो कैलाश के घर पर बिताते हैं। सभी लोगों ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की, एक अजीब सा पैटर्न। रात के 12 बजे के बाद कैलाश जी की बेटी उठती थी और एक दूसरे कमरे में जाती थी, लिटरली एक दूसरे कमरे में, और वहाँ पर किसी से बात करती थी और इस तरीके से बात करती थी जैसे कि किसी औरत से बात कर रही है। और जब उससे कैलाश जी की दादी यानी कि बच्ची की परदादी वगैरह पूछती थी कि बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तू किससे बात करती है, तो बेटी बोलती थी कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है, मैं उनसे ही बात करती हूँ। कैलाश जी की बुआ लोग भी पूछती थी कि बेटा तेरी माँ अगर तुझे लेने के लिए आई है तो कब लेकर जाएगी तुझे? तो लड़की बोलती थी कि मुझे नहीं मालूम, बस माँ बोलती है कि सही समय आने दे, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जहाँ तू रहती है वहाँ बहुत अंधेरा है, मेरे पास बहुत उजाला है। तो ये बात सुनकर लिटरली जो घर के बुजुर्ग हैं, बच्ची के तो दादी लोग ही लगेंगे, वो बहुत रोने लगते थे। कैलाश जी भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि उनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। कुछ दिनों बाद कैलाश जी को तो कुछ नहीं, लेकिन बेटे की फिर से तबीयत खराब हो चली। और तबीयत ऐसी ख़राब होती थी लिटरली कि जब वो ज़्यादा बीमार पड़ती थी, बुखार में, मतलब लिटरली बिस्तर में ऐसी पड़ी है ना तो स्माइल करती रहती थी, हंसती रहती थी, जैसे उसे बीमार होने में बड़ा पीस मिलता है, बहुत आनंद आता है, जैसे कि उसे कोई दिखाई देता है। छत की तरफ इशारा करती थी, वो देखो माँ आई है मुझे ले जाने के लिए। माँ बोलती है कि वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। कितना स्कैरी है ना ये चीज़। लिटरली कुछ दिन तक ये चला और एक दिन ऐसे ही वो लड़की अपने बेड में थी, रात में 2 बजे, पापा पापा उठो ना, मैं जा रही हूँ, मम्मी मुझे लेने के लिए आ ही गई है, बोल रही है चल चल। ऐसा ही इन्होंने बोली, मतलब वो लड़की ने बोली अपने पिताजी से, कैलाश जी से, और कैलाश जी बोले कि बेटी ऐसा नहीं बोलते, तू फालतू बातें करना बंद कर। कितने में उसकी सांसें थम गई। लिटरली लड़की अपने पिताजी को अलविदा कहकर गई है, लेकिन उस दिन वो टूट गए। कुछ दिनों तक कैलाश जी अपने कमरे में बंद रहे। 1 महीने तक लिटरली उन्होंने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था। वो जिंदा जो बचे हैं ना, उनका दूसरा जीवन उनको मिला। फिर क्या था, कई तरह के वैद्य आए, जड़ी बूटियाँ दिए और उनको जो भी मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी इतना लॉस होने की वजह से, धीरे धीरे करके रिकवर करवाए हैं। और फिर कुछ टाइम बाद, बड़ा फोर्स करने के बाद, उन्होंने दूसरी शादी की है और अपना एक नया परिवार बसा है। लेकिन अब उनका नेचर ऐसा हो गया कि वो अपनी पत्नी से इतनी सी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किए और सब फिर बहुत अच्छा चला। लेकिन आज भी उनकी पहली पत्नी की डार्क स्टोरीज़ उनके जहन में कुछ इस कदर से ताज़ा है कि क्या बताएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अपने आप को ही दोषी करार देते, खुद को ही बोलते कि ये सब कुछ मेरे कारण। खैर अभी उनकी तो मृत्यु हो गई, मैं आज भी कैसे बोल रहा हूँ,
काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन कैलाश जी की जो भांजी है, मतलब अनन्या की नानी, उनको ये घटना पूरी अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि उन्होंने भी सुनी होगी अपने मामा की कहानी। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे अनन्या ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो कि ज़िंदगी में आपका गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी आप तेवर वाले क्यों ना हो, लेकिन आपका जब लाइफ पार्टनर आता है ना, उसको इक्वली रिस्पेक्ट देना होता है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप अपने एटीट्यूड, अपने ईगो में रहोगे और अपना घमंड लेकर चलोगे, तो सब कुछ बिखरते हुए टाइम नहीं लगता, हंसता खेलता परिवार भी ऐसा हो जाता है। खैर, इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिख कर भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसमें लेटेस्ट गेम प्ले आया है, जाकर देखो, मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा डबल। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।